हेलो स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इससे पहले अपन ने एसएसए और इक्विलिब्रियम मेथड था जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की और एक पार्ट है चेन रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एंजाइम कैटालाइसिस और एक है आपका काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और इनमें सेम टाइप की मैकेनिज्म होती है। ऐसे जो आप पढ़े हो उसी से अपन इनको सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे देखो, जनरली रिएक्शन को क्लासिफाई करें तो एक थर्मल कैटेगरी की होती है, एक फोटोकेमिकल कैटेगरी की होती है। थर्मल की अगर बात करें तो वो हीट करने से रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल की बात करें तो वो लाइट के एब्जॉर्प्शन से रिएक्शन होगी। तो ये दोनों ही रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही रिएक्शन चेन रिएक्शन का टाइप हो सकती है। ध्यान से सुनना, आई बात समझ में। चेन रिएक्शन का मतलब होता है उसमें एक इंटरमीडिएट फर्दर पे फर्दर रिएक्ट करता हुआ जाता है, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है। आई बात समझ में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो चेन रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जनरली सबसे पहले अपन बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की। तो ऐसी रिएक्शन जो फोटोन के एब्जॉर्प्शन से क्या करती है, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें लिख दें द रिएक्शन, सॉरी द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which takes place in presence of absorption of light or photon is known as photochemical reaction। ठीक है, यानी जिसमें फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे दो स्टेप होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फोटोन का एब्जॉर्प्शन जिस स्टेप में होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्टेप, और जिस स्टेप में फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है उसी स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना था फर्स्ट स्टेप में, वो फर्दर क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके आगे वो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करवाता है। तो अगर अपन बात करें इसकी, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, प्राइमरी स्टेप और दूसरी है सेकेंडरी स्टेप। अगर मैं प्राइमरी स्टेप की बात करूं तो प्राइमरी जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड फॉर्म इंटरमीडिएट स्पीसीज। पहली स्टेप में क्या होगा, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो पहली स्टेप में इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कराता है। इसमें लिख देते हैं इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट विद, इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट विद reactant molecule and convert into product। तो ये दो स्टेप होती है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, अब कुछ सिंपल चीजें हैं और वो चीजें सारी की सारी है जो आप ऐसे से लास्ट जो आपने कोई सी भी इक्विलिब्रियम वाली या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपने सोल्व की उसमें जो ऐसे लगाई है वही बेसिक चीजें हैं। वो कौन कौन सी है, पहली स्टेप में आपको क्या लिखना है, आरडीएस से रेट लिखना है।
दूसरी स्टेप में क्या करना है आपको, आरडीएस में अगर आप रेट लिखोगे तो वहां इंटरमीडिएट आएगा, तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटाने के लिए आपको एसएसए लगाना पड़ेगा, तो एसएसए आप इंटरमीडिएट पे उसमें लगाओगे। और थर्ड स्टेप में क्या करते हो, जो एसएसए से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आई उसको आप उस रेट लो या रेट लिखे हो उसमें वहां पे रख देते हो, जो भी लास्ट में एक्सप्रेशन आता है वो उसका रेट का एक्सप्रेशन हो जाता है। मैं यहां लिख देता हूं पहले स्टेप, यहां पे 3 स्टेप काम में लेंगे अपन। फॉलोइंग स्टेप टेक्स प्लेस, ठीक है, कैसे, सबसे पहले रेट लिखनी है किसकी फॉर्म में, या तो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो या रिएक्टेंट की फॉर्म में, वो आपकी इच्छा है किस में लिखना चाहते हो। रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहे हो तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो तो प्लस डीपी अपॉन डी टी, ये आप बखूबी जानते हो, आपने पढ़ रखा है सारी चीजें। ये तो हो गई पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में यहां जब आप रेट लिखोगे तो उसमें इंटरमीडिएट जरूर रहेगा, तो उस इंटरमीडिएट पे आप क्या लगाओगे, एसएसए, एसएसए अप्लाई ऑन इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट कहां बनेगा, वो इंटरमीडिएट बनेगा पहली वाली स्टेप में। तो यहां इंटरमीडिएट पे आपने एसएसए लगाई, इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट की अपन को क्या पता चल जाएगी, कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तीसरी स्टेप में क्या करना है, जो भी आप रेट लिख रहे हो पहली स्टेप में, वहां पे कोई भी रेट कांस्टेंट होगा और इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आएगी तो उस कंसंट्रेशन को आपको यहां पुट करना है, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो फाइनल उसका एक्सप्रेशन होगा। आई बात समझ में, ये 3 चीजें करनी होती है आपको। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखो इधर, ये एसिटाल्डिहाइड का फोटोलाइसिस दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का फोटोलाइसिस में देखो, एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूं, पहली स्टेप होगी उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यानी इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है, जितने ज्यादा फोटोन डालोगे उतने ज्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे। आई बात समझ में। और ये चीज आप भी जानते हो, आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ऐसे ही एक फोटोन एक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा। तो आप फोटोन की संख्या से ही आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। आप रिएक्टेंट कितने ही ले लो, आपने 100 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के ले लिए और आपने एक फोटोन डाला है उस पर, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनाएगा, 5 डालोगे तो 5 बनाएगा, 10 डालोगे तो 10 बनाएगा, ठीक है। तो यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली स्टेप में रेट लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी की टर्म में लिखोगे आप। आई बात समझ में। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो इंटरमीडिएट उसमें जो बन रहा है ना, वो दूसरी स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहिए, तभी आप इंटरमीडिएट बोलोगे, अदरवाइज आप उसको इंटरमीडिएट नहीं बोलोगे। उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्पीसीज बन रही है और वो प्रोडक्ट में नहीं जा रही है तो उसको आप इंटरमीडिएट नहीं बोलोगे। जैसे यहां देखो, एसिटाल्डिहाइड का पायरोलाइसिस, या मैं बोल सकता हूं इसको फोटोलाइसिस, पायरोलाइसिस तो ताप वाला हो जाएगा, फोटोलाइसिस बोलेंगे इसको। देखो ये एच न्यू और K1 इसका रेट कांस्टेंट है। जैसे इसका फोटोलाइसिस होता है, CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल बनता है और एक फॉर्माइल रेडिकल बनता है CHO। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी स्टेप, पहली स्टेप है ये। क्यों? क्योंकि पहली स्टेप पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पहली स्टेप प्राइमरी स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप जो होगी, अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे जो दो स्पीसीज बनी है, अब इनमें से डिफाइन करना कि इंटरमीडिएट कौन सी होगी। इंटरमीडिएट वो होगी जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में काम में आ रही है या वो दूसरी स्टेप में रिएक्ट कर रही है। आप यहां पे देखोगे तो CH3 रेडिकल ही दिखाई देगा, CHO रेडिकल आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब CHO रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं है। पहली चीज तो यहीं पे डिसाइड कर लो आप। सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कौन होगा, ये इंटरमीडिएट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज डिफाइन कर ली। अब CH3 रेडिकल CH3 CHO रेडिकल से रिएक्ट करके ये बना रहा है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली है, आपको एग्जाम में देता है ऐसी मैकेनिज्म, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व आउट करना रहता है। आई बात समझ में। फिर ये जो CH3CO रेडिकल बना है, असाइल रेडिकल, ये वाली स्टेप RDS और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाली। आई बात समझ में। ये वाली स्टेप क्या है इसकी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें COCH3 रेडिकल बन रहा है, फिर ये CH3 रेडिकल फाइनल में फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगी उसी में अपन को क्या करना है, उसी में अपन को एसएसए अप्लाई करना है। यानी एसएसए मतलब इंटरमीडिएट की टर्म आएगी
और उसी में अपन को इंटरमीडिएट को वहां से अवॉइड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट लिखेंगे। आ जाओ इधर फर्स्ट पे, रेट। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K3, लिख दिया सर K3। कंसंट्रेशन किसकी, ये वाला CH3CO। देखो ये इंटरमीडिएट है, ये इधर बन रहा है और इधर काम में आ रहा, तो ये भी इंटरमीडिएट है। याद रखना, इंटरमीडिएट वो स्पीसीज होगी जो बनेगी और वापस कंज्यूम होगी। ऐसे से तभी तो लगेगी जब तो उसके टाइम के साथ कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि एक स्पीसीज बन गई, आप बोलोगे गुरुजी आपने बताया था कि इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज होती है ना रिएक्टेंट में दिखती है ना प्रोडक्ट में दिखती है। बिल्कुल ये बन रहा है ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, लेकिन एक चीज ये भी है कि वो रिएक्शन में जिस हिसाब से बन रहा है वैसे कंज्यूम भी होना चाहिए। तभी बोलोगे आप इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, आप आगे देख सकते हो इसमें नहीं आ रहा कहीं पे भी, जिसको इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे अपन। आगे और कोई बन रहा है, जैसे ये बन रहा है, ये यूटिलाइज हो रहा है, तो ये भी इंटरमीडिएट है। तो रेट अपन ने लिख दी K3 और इसकी कंसंट्रेशन CH3CO की कंसंट्रेशन ये लिख दी। अब CH3CO की कंसंट्रेशन ना तो आपको इनिशियल में दे रखी है ना फाइनल में दे रखी है, आपको नहीं पता, तो ऐसे से लगाओगे। तो दूसरी स्टेप में क्या करना अपन को, अप्लाई SSA। और SSA कहां अप्लाई करोगे, इंटरमीडिएट पे। कौन कौन से पे, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जब CH3CO रेडिकल पे SSA लगाओगे तो वहां पे CH3 रेडिकल का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा। तो SSA तो आपको इंटरमीडिएट पे दोनों पे लगाना है। तो सबसे पहले आप लगा दो SSA। SSA अप्लाई करोगे आप किस पे, CH3CO पे। तो जब CH3CO पे आप SSA अप्लाई कर रहे हो तो देखो इधर कोई रोल नहीं उसका, यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे ये बन रहा है तो K3 पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है, सॉरी K2 पॉजिटिव के साथ आएगा। अगर ये डीकंपोज होता है तो वो माइनस के साथ। जब ये बन रहा है तो CH3 रेडिकल भी इन्वॉल्वमेंट में आ गया। तो मतलब आपको SSA उस पर भी लगाने, भाई आपको कुल मिला के इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटाना है। अगर हटाना है तो जितने इंटरमीडिएट आते जाएंगे उसको आपको हटाता जाना होगा, सब पे SSA लगेगी। देखो इधर SSA लगाएंगे तो आपको पता है डी इंटरमीडिएट अपॉन dt बराबर 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट देखो ये हो गया DCH3CO अपॉन dt, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 कैसे होगा, देखो इधर ये हो गया प्लस का K2 और रिएक्टेंट की साइड कौन है, CH3 रेडिकल, CH3CHO, CH3 रेडिकल और CH3CHO। दूसरी स्टेप में ध्यान से देखो, दूसरी स्टेप में ये डीकंपोज हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है तो ये -K3 आएगा। याद रखना डीकंपोज हो रहा है ना, इधर कोलैप्स हो रहा है तो कोलैप्स हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस से दिखाएंगे। तो ये आ जाएगा -K3 और हो जाएगा CH3CO बराबर में क्या आएगा, और जगह तो है ही नहीं, बराबर में 0। तो इसको इक्वेशन आप दे लो, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे लो आप सेकंड इक्वेशन, सिंपल सी बात। अब ये तो हो गई पहले वाले रेडिकल की, दूसरे पे लगाओ SSA, SSA ऑन CH3 रेडिकल। अब CH3 रेडिकल देखो यहां बन रहा है पहली स्टेप में। अब पहली स्टेप में देखो आप क्या लिखोगे, पहली स्टेप में लिखोगे आप माइनस के, सॉरी बन रहा है ना इधर तो प्लस के साथ आएगा, बन रहा है तो देखो इधर ये तो हो गया K1। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला था पहली स्टेप में जो रिएक्शन की रेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको इसको नहीं लिख के किसको लिखना है, h न्यू यानी I लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, इसको नहीं लिखना। क्योंकि जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा मोलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फोटोन को ही अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ इसकी जगह में आई लिखूंगा, CH3CHO नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। तो मैं यहां लिख रहा हूं K1 IABS का मतलब एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये तो हो गया इस वाले का काम। दूसरे में आ जाओ, इधर CH3 डीकंपोज हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है तो -K2, ये -K2 कौन है रिएक्टेंट में, CH3 CH3CHO दोनों को लिख दो, बिल्कुल CH3 रेडिकल CH3CHO, ये हो गया। अब ये तो हो गया K2 वाला। फिर नीचे आओ, इसमें ये बन रहा है, इसमें अगर ये बन रहा है तो अपन यहां पे बन रहा है ना, तो पॉजिटिव के अंदर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के K3 और इधर क्या आएगा CH3CO रेडिकल। फिर इधर ये कोलैप्स हो रहा है,
इधर ये कोलेप्स हो रहा है तो माइनस K4 और कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों को आप लिख दो भाई, एक एक को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, CH3 रेडिकल का स्क्वायर और बराबर में 0। आई बात समझ में। अब इसको इक्वेशन अपन दे लेते हैं क्या, थर्ड। इसको इक्वेशन क्या दे लेते हैं, थर्ड दे लेते हैं। देखो इधर नेक्स्ट अपन इस वाले पार्ट को, मैं इसको पूरे को ऐसा कैसा उठा लेता हूं यहां से, एक सेकंड, चलो मैं आगे लिख ही देता हूं। पहले में अपन ने लिखा था रेट इक्वल टू K3 और CH3CO रेडिकल। दूसरी स्टेप में अपन ने लिखा था, अपन ने K2 CH3 रेडिकल CH3CHO माइनस K3 CH3CO रेडिकल बराबर 0। दूसरे में K1I एब्जॉर्प्शन माइनस K2 CH3 रेडिकल CH3CHO प्लस K3 CH3CO रेडिकल माइनस K4 CH3 का रेडिकल का स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए थे, ये सेकंड है, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में देखो दोनों बराबर में है 0, तो दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि दोनों का योग तो क्या ही आएगा, 0 आएगा। तो दोनों को अपन ऐड करेंगे, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को देखो दोनों की कंसंट्रेशन को यहां से अवॉइड करना, हटाना है, तो अपने पास कुछ जोड़ तोड़ करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। जब ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, तो देखो ऐड करने पे जो कट रहा है उसको काट दो आप। तो देखो एक तो ये वाली टर्म में अलग पेन से लिख देता हूं इसको, देखो एक तो ये वाली टर्म कटेगी, किसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी, ठीक है। एक K3 रेडिकल वाली टर्म, ये वाली टर्म ये इसके साथ कट जाएगी, बिल्कुल कट गई। तो बचा क्या फिर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार देखो, देखे K3CO रेडिकल, K3CO रेडिकल, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लो, अब जो बच रहा है वो लिख दो, क्या बचेगा, K1I एब्जॉर्प्शन, ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा, नीचे बच रहा है माइनस के K4 CH3 रेडिकल का स्क्वायर बराबर में 0। तो यहां से CH3 रेडिकल की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, तो क्या आएगी, CH3 रेडिकल का स्क्वायर बराबर K1 अपॉन K4I एब्जॉर्प्शन। तो मैं इसको यहां ऐसे लिख सकता हूं कि CH3 का रेडिकल बराबर हो जाएगा K1 अपॉन K4 का हाफ और I एब्जॉर्प्शन का हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो CH3 रेडिकल की कंसंट्रेशन पता चल गई, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 4, क्योंकि CH3 रेडिकल ना तो अपने रेट ऑफ रिएक्शन में आ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं आ रहा था, और ना ही आरडीएस में डिपेंड कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो CH3 रेडिकल कहां आ रहा था, एसएसए में आ रहा था। जब एसएसए में आ रहा तो इसकी कंसंट्रेशन अपन को निकालनी होगी, ये निकाल ली। अब इस कंसंट्रेशन को कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, CH3 की कंसंट्रेशन हट जाएगी, CH3 की हट जाएगी तो CHO की बचेगी, तो उस CHO को कहां रख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में, जिससे अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूं इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो यहां अपन ले लेते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो क्या करेंगे, CH3 का मान इसमें रख रहे हैं, तो मैं यहां रख देता हूं, देखो ये तो K2, CH3 की जगह मैंने रखा क्या, K1 अपॉन K4 का हाफ, फिर क्या बचा CH3CHO,
माइनस K3 और CH3CO रेडिकल बराबर में 0। अब यहां से ये निकल जाएगी आराम से, आई एब्जॉर्प्शन बच गया इसमें ना, वो भी लिख देते हैं। देखो इधर यहाँ बच गया, उसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ये साथ में IABS 1/2 और साथ में फिर लिख दो इधर CH3CHO की कंसंट्रेशन, ये बच गई। अब यहां से CH3CO का रेडिकल का मान निकल जाएगा, CH3CO रेडिकल बराबर क्या निकलेगा, K2/K3 K1/K4 इसकी पावर 1/2 IABS और ये CH3CHO, इसको इक्वेशन दे लेते हैं 5। ठीक है, एक बार आप यहां तक इसको थोड़ा सा समझ के उतारो। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना। सबसे पहली स्टेप में रेट निकाली, इंटरमीडिएट आया। अब इंटरमीडिएट यहाँ पे दो आ रहे थे तो दूसरे पे भी ऐसे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो पहली जब आप CH3CO रेडिकल पे ऐसे लगाए थे तो उसमें CH3 रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो उसकी कंसंट्रेशन हटानी जरूरी है। तो फिर मैंने उस पे भी ऐसे लगाया तो ये आ गया। अब यहां से CH3 रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि CH3CO में से उसको हटाना है, तो मैंने वो निकाल ली, ये आ गई। इसको मैंने, आप चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों में रखो कि मान सेम ही आएगा, कोई सी में भी रख लेना, छोटी हो तो उसमें रख लो ताकि कॉम्प्लेक्स आपके वो नहीं बने ज्यादा। तो मैंने ऊपर वाले में रख दिया, तो यहां से मेरे वो मान निकल के आया था, ये उसको रखा तो ये मान उसका निकल के आ गया CH3CO का। और अपन को चाहिए भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, सिर्फ यही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 5 का मान रख रहा हूं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो इधर मैं इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको ताकि यहीं पे समझ में आ जाए। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन किससे, फिफ्थ से। रेट क्या लिखोगे आप, रेट इक्वल टू लिखोगे, देखो K3, अब क्या है नया, K2/K3 K1/K4 की पावर 1/2 IABS यानी एब्जॉर्प्शन CH3CHO। ये K3 से K3 कट गया, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे K2 K1/K4 1/2 I एब्जॉर्प्शन, इस पे 1/2 लगा देना और ये हो जाएगा CH3CHO। तो ये फाइनल आपका रेट का एक्सप्रेशन इसका निकल के आया है, फाइनली एक्सप्रेशन ये। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, वो एग्जाम के अंदर वो यही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आई एब्जॉर्प्शन की जो पावर है वो एक तो क्या, मतलब किस तरीके से वो डिपेंड करेगा। यानी अगर अपन इंटेंसिटी के रेफरेंस में इसका ऑर्डर निकालें तो इंटेंसिटी के रेफरेंस में इसका ऑर्डर कितना रहा, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है। और अगर मैं बात करूं CH3CO के रेफरेंस में, तो उसके रेफरेंस में आप देखोगे तो वो 1 ऑर्डर की आ रही है। और ओवरऑल कितना आ रहा है, 3/2। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ये आएगा इसका 3/2। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछता है, वो मैकेनिज्म देके ये क्वेश्चन पूछता है। सिंपल, आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्टाइवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्ट यहां से, तो उसको अपन एक बार सोल्व आउट कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखो इधर उसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं लगे आती, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ओवरऑल इसको रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, जैसे K इक्वल टू K2 K1/K4 1/2 ये बोल सकते हैं। इसकी EA एनर्जी मान ले, K2 है तो इसको EA2 बोल ले, बिल्कुल बोल ले सा। ऊपर मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन, पावर इसकी भी 1/2 है, नीचे भी 1/2, तो इसकी पावर में आगे लिख लूं तो 1/2 EA1। अब ये नीचे है तो माइनस में आएगा, बिल्कुल माइनस में, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी EA4। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इसका ओवरऑल EA का रिलेशन आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का फोटोलाइसिस। आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें।
दूसरे की बात करते हैं अपन। देखो, फोटोलाइसिस और फोटो डीकंपोजिशन ऑफ HI बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो ये वाली इसकी प्राइमरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेप, और बाकी की क्या है, सेकेंडरी स्टेप। ये चीज ध्यान रखना। फोटोकेमिकल जो भी रिएक्शन होती है इसमें 2 स्टेप होती है। देखो आप थोड़ा बहुत अगर फ्लैशबैक में जाओ, मैं आपको अगर और डिटेल में ज्यादा मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, देखो आपके इतना वो भी लेवल का नहीं आएगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं उनके भी फर्दर वीडियो बना दूंगा। जेवलॉन्स की डायग्राम आपने देखा होगा, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल को अगर आप लाइट देते हो तो उसका जो भविष्य होता है, उसका जो भी फेट रहता है, जो भी आगे किधर जाएगा, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे। हो सकता है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करे, मतलब जैसा था एक्साइटेशन में गया वैसा का वैसा आ गया। हो सकता है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन शो करे, मतलब गया इंटरमीडिएट बनाया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। कई चीजें हो सकती है जिसमें आप फ्लोरोसेंस पढ़ते हो, फॉस्फोरेसेंस पढ़ते हो, आईएससी प्रोसेस पढ़ते हो, सारी चीजें आती है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया, इंटरनल क्रॉसिंग हो गया, कन्वर्जन हो गया, सारी चीजें वो जेवलॉन्स की डायग्राम से आती है सारी सारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोकेमिकल कंडीशन में 2 स्टेप होती है। चेन रिएक्शन आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो 3 स्टेप में होती है, कई बार 4 भी हो जाती है। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, कई बार इनहिबिशन भी आ जाती है। ठीक है, तो ये फोटोलाइसिस ऑफ HI। एच न्यू फर्स्ट स्टेप हो गई, बिल्कुल हो गई, इसको अपन K1 बोल रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेप है, सेकेंड स्टेप है। अब देखो यहाँ पे H रेडिकल बना, बिल्कुल बना, काम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। I रेडिकल बना, बिल्कुल बना, काम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, HI का डीकंपोजिशन जब भी हो रहा है तो H2 प्लस I2 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, अपन को पता है। तो 2 स्टेप में प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। अब आप यहां लगाओगे कि यहां लगाओगे रेट, दिक्कत हो गई। अपने पास दूसरा तरीका है, अपन डीकंपोजिशन की फॉर्म में ले लेते हैं कि HI को ही अपन रेट के रेफरेंस में ले लेते हैं, तो बढ़िया बात है। डीकंपोजिशन ऑफ HI, उसके रेफरेंस में आप रेट निकाल लो। भाई यहां आप देखो, अगर एक ही प्रोडक्ट आता H2 तो यहां सीधा रेट लिख के अपन लिख देते, भाई ये तो लिखते हैं ना, प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहीं रेट लगा देते हैं। लेकिन यहां भी प्रोडक्ट बन रहा है, यहां भी प्रोडक्ट बन रहा है, अब दिक्कत हो गई। अब दिक्कत हो गई तो अपन क्या करते हैं, इस समस्या को अवॉइड करने के लिए मैं आप डायरेक्ट बोल देता हूं कि रेट किसकी फॉर्म में लिखेंगे। अब भाई प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन नहीं हो रही तो कहां जाओगे, रिएक्टेंट पे। तो मैं सीधा कहां चला जाता हूं, डीकंपोजिशन ऑफ HI। ठीक है, तो डीकंपोजिशन ऑफ HI कैसे लिखेंगे, DHI अपॉन DT बराबर। अब ये जहां टूट रहा है वहां नेगेटिव, जहां बन रहा है वहां पॉजिटिव। तो पहली स्टेप में ये टूट रहा है, और पहली स्टेप में आप जब भी रेट लिखोगे तो आप याद रखना इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखोगे, मैंने बोला था। क्योंकि पहली स्टेप में रेट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। तो पहली में देखो ये टूट रहा है, तो -K1, और इसमें I एब्जॉर्प्शन, यही आएगा, इसको नहीं लिखना होता है बस। ठीक है, फिर देखो दूसरी स्टेप में भी ये टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। तो दूसरी स्टेप में टूट रहा है तो इसके लिए क्या किया, -K2, और क्या करना है आपको, HI, और साथ में H रेडिकल, यही होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो अभी तो मैंने सिर्फ DHI अपॉन DT लिखा है। अगर रेट की फॉर्म में मेरे को इसको लेके जाना है तो HI तो क्या रिएक्टेंट है, आगे जब तक माइनस नहीं लगाओगे जब तक रिएक्टेंट के रेफरेंस में रेट नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, इधर माइनस लगाऊंगा, इधर माइनस का मतलब मैं दोनों साइड माइनस, इसमें क्या कर लेता हूं, इसमें माइनस में कॉमन ले लेता हूं, या मैं ऐसे बोलता हूं कि इधर इधर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और इधर माइनस बनते ही वो अपने आप में ही रेट बन जाएगी, किसके रेफरेंस में, रिएक्टेंट के। अभी मैंने सिर्फ इसका डीकंपोजिशन लिखा, जैसे इंटरमीडिएट का डीकंपोजिशन लिखते थे कि बन रहा है तो पॉजिटिव, टूट रहा है तो नेगेटिव, मैंने लिख दिया। अब मेरे को इसको रेट बनाना है, ये है रिएक्टेंट, जब तक माइनस नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। तो मैंने लगा दिया -DHI अपॉन DT, माइनस लगाया मतलब इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो क्या करना है, K1 I एब्जॉर्प्शन प्लस K2 HI और H रेडिकल, क्या बन जाएगा ये, H रेडिकल,
अब ये जो आप रेट लिखे हो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं इसी को। तो रेट में देखो कौन सा इंटरमीडिएट आया, एच इंटरमीडिएट। तो ऐसे से कहां लगाएंगे, एच इंटरमीडिएट। आई का रोल ही नहीं आ रहा, आप देखो जिसका रोल नहीं आ रहा उसमें मत लगाना, एक्स्ट्रा आपके फालतू में टाइम खराब करेगी वो। रोल जिसका आ रहा है उसी का, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे से लगा रहा हूं, ऐसा से ऑन एच रेडिकल। तो ऐसे से ऑन एच रेडिकल बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां बन रहा है ना, बन रहा है तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहां टूट रहा है तो नेगेटिव। दो स्टेप में इन्वॉल्वमेंट है। तो पहली में बन रहा है, तो पहली में बन रहा है तो आप क्या कर लोगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, मैं पूरी वो नहीं लिख रहा आपको, आपको पता है ये बिल्कुल। मैं लिख देता हूं डी एच अपॉन डी टी बराबर 0 होगा, ठीक है। इधर बन रहा है तो ये K1 और ये IABS एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इधर ये डीकंपोज हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस के K2 और ये हो जाएगा H रेडिकल और साथ में HI बराबर के 0। तो ये इसको मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूं H रेडिकल बराबर क्या आएगा, H रेडिकल बराबर हो जाएगा ये K1I एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय K2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K2HI। तो ये यहां से आपके एच रेडिकल की कंसंट्रेशन आ गई। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इधर रब कर दूंगा जब तक, फिर अपन कंप्लीट रिएक्शन लिख लेंगे। देखो इधर देखो आई रेडिकल का कोई रोल नहीं आया, तो मैंने आई रेडिकल पे यहाँ पे कोई भी एसएसए नहीं लगाई, मत लगाना, कोई मतलब नहीं है भाई। जहां जो इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट है वही लगाओ ना, आपको कंसंट्रेशन उसी की हटानी, क्योंकि उसकी गिवन नहीं होती है। अब सिंपल अगर अपन बात करें, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर मैं इधर लिख दूंगा। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे एच रेडिकल की कंसंट्रेशन अपन ने निकाल ली, इसको इक्वेशन अपन दे लेते हैं फर्स्ट, इसको दे लेते हैं सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट सेकंड से रेट किसके बराबर होगी, रेट देखो K1IABS यही होगी प्लस K2HI की कंसंट्रेशन और साथ में कौन, ये वाली टर्म, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, इस वाली टर्म को, ये हो जाएगी K1IABS डिवाइडेड बाय K2HI। तो आपको बखूबी पता है कि नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से कट जाएगी। इधर K1IBS इधर K1IBS दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2K1I एब्जॉर्प्शन। तो ये आ गई आपके रेट, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी हुई है बिल्कुल। 2K1IABS दोनों क्वांटिटी जुड़ जाएगी, ये कट गए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आई बात समझ में, रेट क्या हो जाएगी, 2KII एब्जॉर्प्शन HI, ठीक है। इसमें ध्यान रखना इंटरमीडिएट एच रेडिकल और आई रेडिकल दोनों फर्स्ट स्टेप में बन रहे थे। एच रेडिकल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, छोटा होता है, फटाक से रिएक्ट करता है, इसीलिए एच रेडिकल तुरंत रिएक्शन में गया है, आई रेडिकल बाद में जाता है। आई बात समझ में, तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन C4H10 H2K1 K-1 2 दिस दे रखा है, ये रेडिकल है, ये K2, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट देन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, अपन को कुछ नहीं करना, रेट डिफाइन करनी है। सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे से लगानी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आओ सोल्व आउट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले रेट लिखेंगे, लिख दो जी, रेट बराबर क्या हो गया, K2C2H5 रेडिकल, ये रेट हो गई। अब कुछ नहीं करना, आपको ऐसे से लगाना है। तो ऐसे से कहां लगाओगे आप, ऐसे से आप लगाओगे C2H5 रेडिकल पे, बिल्कुल लगा दो। तो मैं इधर आगे ले लेता हूं इसको। देखो ऐसे से ऑन
C2H5 रेडिकल, तो अपन क्या करेंगे dC2H5 रेडिकल अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो पहली स्टेप में ये बन रहा है, आई बात समझ में, जब पहली स्टेप में ये बन रहा है तो अपन क्या लिखेंगे K1 और इसको I एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में, तो बिल्कुल लिख दीजिए, मैं लिख सकता हूं K1 I एब्जॉर्प्शन, दूसरे में टूट रहा माइनस और K -1 दे रखा उसका, ठीक है, और C2H5 वहां पे दो मॉलिक्यूल है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इधर देखो दो मॉलिक्यूल है ना, दो है तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर देखो इस वाली स्टेप में भी ये टूट रहा है, इस वाली स्टेप में क्या कर रहा है, ये टूट रहा है, तो K2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का K2 और वही C2H5 का स्क्वायर बराबर का 0। आई बात समझ में, कॉमन निकाल ले, स्क्वायर कॉमन है, K1 I एब्जॉर्प्शन, ठीक है, माइनस K माइनस K2, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूं इसको, इसमें से अपन C2H5 कॉमन निकाल लिए, बिल्कुल ये हो गया C2H5 रेडिकल का स्क्वायर बराबर के 0, यही होगा। इसको हाँ माइनस कॉमन निकाल लिया ना, इसको प्लस कर लेना, ठीक है ना भाई, माइनस आप ओवरऑल ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाली टर्म को प्लस कर लेना, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म को उधर भेज दो, बिल्कुल भेज दो, K1 I एब्जॉर्प्शन बराबर ये हो गया माइनस का उधर जाके प्लस में K2 और ये C2H5 रेडिकल का स्क्वायर बराबर 0। तो देखो अपन को कंसंट्रेशन किसकी चाहिए, C2H5 रेडिकल की चाहिए, यहां से निकल जाएगी, C2H5 रेडिकल का स्क्वायर, स्क्वायर है तो मैं उधर 1/2 कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा K1 K-1 प्लस K2 इसका 1/2 और IABS का 1/2, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप ऐसा कैसा उठा के कहां रख दोगे, यहां पे रख दोगे इसकी जगह, या अच्छा स्क्वायर ही दे रखा है क्या, स्क्वायर ही दे रखा है तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो सिंपल है, स्क्वायर दे रखा है ना, तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सोचा मैंने कि स्क्वायर नहीं दे रखा, स्क्वायर दे रखा तो सिंपल क्या कर दो आप C2H5 स्क्वायर क्या कर दोगे आप K1 IABS डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2, सीधा रख दो, सीधा रख दोगे आप तो क्या आएगा, सीधा रख दोगे आप तो यहां IABS आ रहा है, इसकी पावर कुछ भी नहीं आ रही, ऐसा ऑप्शन देख लो, देखो ऑप्शन में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ऑप्शन में C4H10 है, अपने आया ही नहीं आया इधर कुछ भी, देखो इधर सिर्फ I एब्जॉर्प्शन ही आया सिर्फ, और कुछ नहीं आया, तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आपके, नेट गेट हो चाहे आपके आरपीएससी से रिलेटेड हो, वहां पे इन्होंने ये चीज पूछी है, तो आई फर्स्ट वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, आई बात समझ में, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो हाँ ये तो भी किया है, देखो HIH ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में ऐसा कैसा पूछा है, HIH ये के नोट दे रखा है, ये प्राइमरी स्टेप है, कौन सी, फर्स्ट स्टेप जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, बाकी क्या है सेकेंडरी। यहां पे देखो एम, ये एनर्जी एब्जॉर्बर बॉडी होती है, ये क्या करती है रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर देती है, ये एज अपन इनको ऐसे बोल सकते हैं कि ये फोटोन कैरियर होते हैं, ये एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, जब कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती है तो एक्स्ट्रा कोलिजन ये करवा देते हैं, तो एम फ्री बॉडी होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, आई बात समझो, एम का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखना। सेम वो की वो कंडीशन है, अभी जस्ट अपन ने देखो, मैं इसको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, H एंड I एटम एज इंटरमीडिएट है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI, देखो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI पूछा है, HI रिमूवल यानी डीकंपोजिशन ऑफ HI मैंने अभी करवाया है, IABS अभी जस्ट करवाया है, आपको मैं दिखा देता हूं, देखो अभी जस्ट करवाया है तो फालतू की माथा फोड़ी नहीं, देखो 2KI IABS के समानुपाती, या अपन बोल सकते हैं कि रेट समानुपाती 2IABS डायरेक्ट, तो आप यहां से पूरी मैकेनिज्म कर सकते हो, दोबारा नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, देख लेना इसको,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें दे रखा है देखो एच आई, देखो इसमें आई ए भी दे रखा है, 2IA भी दे रखा है, तो अपने फॉर्मूले में 2 था, याद है ना 2 था, ऑप्शन यही करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना। आई ए मत लिख देना उसमें, अगर ये नहीं दे रखा हो तो फिर आई ए है, ठीक है, लेकिन 2IA भी दे रखा है तो ये हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन। देखो कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैं डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी ये करवा देता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं मैं आपको वही बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। देखो चेन रिएक्शन ये एक सीरीज टाइप की रिएक्शन होती है, जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट रिएक्शन को कंटिन्यू करवाता रहता है, एक से दूसरी चेन बनाता रहता है। आई बात समझ में? मैं आपको आपके कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे पैरेलल रिएक्शन है, कंजुगेटिव रिएक्शन है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कंजुगेटिव रिएक्शन का टाइप है। पैरेलल रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है दो इंटरमीडिएट दो प्रोडक्ट बनाएंगे। कंजुगेटिव रिएक्शन का मतलब है एक इंटरमीडिएट दूसरा इंटरमीडिएट तीसरा, तीसरे से फिर प्रोडक्ट में चलते जाएंगे वो, ठीक है। तो कंजुगेटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, उसमें मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आपकी थ्योरी का भी पार्ट है, एक ट्रांजिशन थ्योरी यानी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक कोलिजन थ्योरी, और ये छोटा सा टॉपिक है आधे घंटे का, जिसमें आपके कंप्लीट ही सारी चीजें हो जाएगी, ये वहां तक हो जाएगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक का भी एग्जाम दोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आई बात समझ में? तो देखो चेन रिएक्शन होती है, ये एक सीरीज मैनर में चलती है, ये इनकी जो स्टेप होती है जनरली 3 होती है, कुछ एक रिएक्शन में एक इनिबिशन स्टेप भी आ जाती है, और वो इनिबिशन स्टेप क्या होती है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो चेन रिएक्शन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिबिशन, 4 स्टेप में होती है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर आगे बात करते हैं अपन की इनके फीचर क्या क्या होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो स्टेटमेंट बना के। देखो in the chain reaction it start with zero velocity and approach to a maximum limit and further decrease to a zero, the behavior of a quite reverse to the complex or non chain reaction। देखो अपन ने पढ़ा है नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेट से स्टार्ट होती है और टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाती है। इनमें उल्टा है काम, ये आराम से पड़ी रहेगी, थर्मल कंडीशन फोटोकेमिकल कंडीशन थोड़ा सा भी मिला रेट को बढ़ा लेंगे, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, कहां कर रही है, इंटेंसिटी पे। एक मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रेट मैक्सिमम हो जाएगी जब मॉलिक्यूल ही कम हो जाएंगे रिएक्टेंट के, तो फोटोन भी कहां से देंगे उनको, तो जैसे जैसे फिर वो रेट कम होती जाएगी, तो इनिशियल में बढ़ती जाती है फिर कम होती जाती है, ये चेन रिएक्शन की खास बात होती है। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 फॉर द चेन रिएक्शन बट द नॉन चेन रिएक्शन हमेशा 1 से कम रहता है। ये चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इनका प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाती है अनकंट्रोल्ड अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो 1 से ज्यादा होगा। किस बात है कि चेन रिएक्शन है, एक बार स्टार्ट कर दो आप रुकेगी नहीं, जैसे पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो जब तक स्टार्टिंग मटेरियल खत्म नहीं होगा तब तक रुकती नहीं है वो, ऐसे ही ये है। जबकि नॉन चेन रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 से कम होता है, अपन को पता है नॉन चेन रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती, 100% जाती नहीं है, तो वो ध्यान रखना आप। चेन रिएक्शन स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी, सो वी रिक्वायर some time of observe the rate of reaction experimentally for every chain reaction is a time interval after we can observe or measure rate of reaction, और ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको इंडक्शन टाइम बोला जाता है। एक्सपेरिमेंटली दिस टाइम इंटरवल इज नोन एज इंडक्शन टाइम, मतलब स्टार्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, वेलोसिटी जीरो पे रहती है, जीरो से जैसे ही वेलोसिटी पकड़ती है वो उस बीच का जो टाइम रहता है उसको इंडक्शन टाइम बोलते हैं, मतलब स्टार्ट होने का टाइम, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, वो इंडक्शन टाइम होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एक चेन रिएक्शन की, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन टाइम जो होता है वो कौन सी रिएक्शन का है, नॉन चेन का है कि चेन का है, चेन रिएक्शन का है, ठीक है। The kinetics of chain reaction is quite complex and so we observe fractional order of the reaction, और सीधी सी बात है कि डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं कौन सी स्टेप पे डिपेंड करेगी, तो फ्रैक्शनल आने के चांस ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं आएगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर आ गए, सेकंड ऑर्डर आ गए, जीरो ऑर्डर आ गए, फ्रैक्शन में आएगी 3/2 आ गया, 5/2 आ गया, 1/3 आ गया, ऐसे यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। द काइनेटिक्स ऑफ ए चेन रिएक्शन इज लार्जली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। सारा ही काम इन्हीं का है, टेम्परेचर का प्रेशर का इन्हीं का काम, तो डिपेंड इन्हीं पे करेगी।
भाई स्टार्ट ही कहां से हो रही है, जीरो से हो रही है। कंसंट्रेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, कहां का रोल है, टेम्परेचर का, प्रेशर का। कितने प्रेशर पे रख रखे हो, क्या टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब इंटेंसिटी किस हिसाब से घटा बढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखो, ये कुछ रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके यहां से, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, H2 प्लस Br2 H न्यू, इससे 2HBr बन रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है आप बाहर से एनर्जी इसको दे रहे हो, ये रिएक्शन बाहर से एनर्जी देने पे इसमें प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वहां पे जो हीट निकलेगी वो यहां देने से कम निकलेगी, इसलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं। भाई इधर हीट कम निकल रही है, और कम निकल रही मतलब नहीं बनना चाह रहा होगा, नहीं बनना चाह रहा मतलब इसकी यील्ड कम आएगी, और इसी यील्ड को अपन बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं और ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। नंबर ऑफ फोटोन ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करने का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। फोटोन ज्यादा है, ऊपर मॉलिक्यूल का रेशियो कम है, तो ऑब्वियस बात है नीचे क्वांटिटी का ज्यादा भाग दे रहे हो तो एक से कमी आनी है। कितनी आती है, 0.01 से 0.1। एग्जाम में कई बार पूछा है, डायरेक्ट नेट में पूछा है, आरपीएससी में पूछा है। HBr की क्वांटम यील्ड क्या होती है, 0.01 से 0.1 होती है, डायरेक्ट पूछा है, कोई जोल नहीं है इसमें, सीधा। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, H2 प्लस Br2 2HBr, ये तो सिंपल रिएक्शन है। पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, Br2 रेडिकल H न्यू एब्जॉर्ब करेगा, Br रेडिकल बनाएगा। चेन प्रोपोगेशन, एक बार Br रेडिकल बन गया तो Br रेडिकल H2 से रिएक्ट करेगा। देखो Br रेडिकल क्यों H न्यू से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि Br रेडिकल की साइज होती है बड़ी। इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से बॉन्ड तोड़ सकता है, जिसकी साइज बड़ी होती है। छोटी साइज का H2 आसानी से नहीं टूटेगा बॉन्ड, Br2 की साइज बड़ी होती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो पहले Br2 ने एब्जॉर्ब किया है, बना लिया Br रेडिकल। एक बार Br रेडिकल बना फिर वो अपने आप रिएक्शन करवाता है। अब Br रेडिकल किसको तोड़वाएगा, बचा कौन, H2, तो H2 को तोड़वाता है HBr H रेडिकल। और एक बार H रेडिकल बन गया वो रिएक्शन नहीं रोकता, क्यों, क्योंकि H रेडिकल की रिएक्टिविटी Br रेडिकल से भी ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, H2 मॉलिक्यूल Br2 से ज्यादा स्थायी है, ठीक है, क्योंकि H2 के बॉन्ड लेंथ 1s ऑर्बिटल से बनी है, बहुत मजबूत होती है, नहीं टूटता है, ये आराम से टूट जाता है, इसलिए पहले प्रकाश इसने अब्जॉर्ब किया। H रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है Br रेडिकल से, बिल्कुल होता है। छोटी साइज होती है, अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए वो तुरंत रिएक्ट कर लेगा। इसकी साइज बड़ी होती है, आराम से रेडिकल पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल की लो बड़ी बड़ी होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं लगता, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोटी साइज होती है, तुरंत इसको रिएक्ट करके बॉन्ड बनाना है। ये क्या करता है, H रेडिकल Br2 से रिएक्ट करके HBr बना लेगा, Br रेडिकल जनरेट कर देगा। चेन प्रोपगेशन स्टेप का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रेडिकल रिएक्ट करता जाएगा, फर्दर फर्दर रिएक्ट करता जाएगा। जैसे देखो Br ने H2 से किया, स्टार्टिंग मटेरियल था, HBr बना, फिर H रेडिकल ने Br2 से किया, स्टार्टिंग मटेरियल था, फिर HBr बना। ऐसे H रेडिकल Br रेडिकल H2 Br2 से रिएक्ट करते जाएंगे, मतलब प्रोपगेशन मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। दूसरी बात करें अपन चेन इनहिबिशन स्टेप, माइंड में एक चीज बिठा लो, जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है रेडिकल, अगर वो प्रोडक्ट को कोलैप्स कर दे वही इनहिबिशन है। इनहिबिशन का मतलब संदमक, रुकना, रोकेगा किसको, प्रोडक्ट बनाने को, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको रोक दो। तो देखो ये आपका उस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, H रेडिकल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या कर देता है, HBr को भी कोलैप्स कर देता है, इसलिए इसको चेन इनहिबिशन स्टेप बोला जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा है, निम्न में से कौन सी HBr की इनहिबिशन रिएक्शन है, H रेडिकल रिएक्ट करता है कि Br रेडिकल करता है, आपको पता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, H रेडिकल की होती है, तो H रेडिकल करेगा रिएक्ट यहाँ पे। ये हो गई टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में Br रेडिकल से जुड़ के Br2 बना लेता है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि H रेडिकल तो यहां कंज्यूम हो गया, बचा कौन, Br रेडिकल, तो Br रेडिकल यहां ये बना लेगा। ये HBr की रिएक्शन हो गई। ध्यान से, दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है यहां से, एक तो पूछता है इसकी क्वांटम यील्ड 0.01 से 0.1 हो गई, एक पूछ लेता है वो कभी कभार की एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, अरे क्वांटम यील्ड से ही पता चल रहा है बिल्कुल कम बन रहा है, मतलब नहीं बनना चाह रहा, नहीं बनना चाह रहा तो ऊर्जा नहीं निकलेगी, सिंपल सी बात है। दूसरा पूछता है ये इनहिबिशन स्टेप कौन सी होती है, अलग अलग बना के दे देगा,
इनहिबिशन में कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट तो होगा ही होगा HBr, तो साथ में H रेडिकल, क्यों, रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है वही कोलैप्स करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही एक और है H2Cl2, इस वाली रिएक्शन के अंदर इनहिबिशन स्टेप नहीं है, और उसमें इनहिबिशन स्टेप थी, इसीलिए उसकी क्वांटम यील्ड कम थी, और क्वांटम यील्ड कम थी तो उसमें रिएक्शन आगे प्रोडक्ट नहीं बना पा रही थी। सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट ही कम बनेगा तो ऊर्जा कहां से निकलेगी, ये तो सोचने वाली बात है। अब देखो H2Cl2, मैंने बोला Cl2 रेडिकल रिएक्ट करेगा, H2 तो स्थायी होता है, ClH, अब Cl रेडिकल, H2 रेडिकल, HCl, H रेडिकल, फिर जैसे ही बना तो H रेडिकल स्टार्ट करता जाएगा, प्रोपेगेशन वाली स्टेप कॉमन चलती है, Cl रेडिकल टर्मिनेट होकर Cl2 बना लेगा, इसमें प्रोपेगेशन वाली स्टेप नहीं आई, सॉरी प्रोपेगेशन क्या, इनहिबिशन वाली, इनहिबिशन यहां नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्वांटम यील्ड देखो, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 6 ऐसा कर लेना, ठीक है। इसकी यील्ड होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6, और इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, एक बार Cl रेडिकल का एक मॉलिक्यूल बन गया, ये बना देगा आपके प्रोडक्ट में 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 तक के मॉलिक्यूल बना देगा प्रोडक्ट में HCl के। अब बताओ, एक Cl रेडिकल से इतनी, तो माइंड में सीधी सी बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल है, तो चीज लिख लेना आप। Cl रेडिकल क्या करता है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6, या तो आप ऐसे बोल दो कि ये Cl2 या H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, या आप बोल दो जितने ब्रेक डाउन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, उतने ही आपके क्या बनेंगे, उतने ही आपके HCl के मॉलिक्यूल बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 HCl के मॉलिक्यूल बना देता है, ज्यादा बन रहे हैं एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी एक्सोथर्मिक, लिख दो सीधी सी बात, एक्सोथर्मिक। और एक चीज याद रखना, इनहिबिशन स्टेप इसमें नहीं है। तो ये कुछ चेन रिएक्शन के एग्जांपल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यील्ड वाला, ये आपके नेट और आरपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, कोई नेट गेट की तैयारी कर रहा हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ Cl आएगा यहाँ पे, यहाँ Cl कर लेना भाई, Cl रेडिकल, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन कैटालाइसिस की, ठीक है, तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए कैटालाइसिस। देखो कैटालाइसिस, या अपन बात कर सकते हैं कैटलिस्ट, कैटालाइसिस या बात कर सकते हैं अपन कैटलिस्ट की। तो देखो, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बढ़ाते हैं, अपने में कोई भी चेंज नहीं लाते, ना तो केमिकली ना फिजिकली, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, देखो, those substance which increase the rate of reaction and do not change in its physical and chemical state are known as catalyst, are known as catalyst। और कैटलिस्ट की जो प्रोसेस होती है, उसका जो फिनोमिनन होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइसिस, ठीक है। कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं तो वो करते क्या है, एक्टाइवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब आप पूछोगे कि कैटलिस्ट क्या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते भी है, नहीं, कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे इनहिबिटर। देखो कैटलिस्ट अलग होता है, इनहिबिटर अलग होता है। इनहिबिटर रेट रिएक्शन को घटाने वाला, पॉइजनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, इनहिबिटर उसको घटा देगा। तो मैं लिख देता हूं, इट डिक्रीज द EA ऑफ ए रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ
रिएक्शन। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसका ग्राफ समझा देते हैं। ग्राफ वैसे मैंने बना रखा है, फिर भी आपकी इच्छा हो तो। और अगर बात करें अपन एक वैसे मैंने समझा रखा पहले भी कैटलिस्ट के लिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देता है। देखो मॉलिक्यूल को चाहिए कोलिजन की जगह, ये क्या करते हैं, एक्टिव साइड प्रोवाइड करवाते हैं। एक्टिव साइड प्रोवाइड करा रहे तो मॉलिक्यूल को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कोलिजन के लिए, मतलब लोअर एनर्जी में काम हो रहा है। जब एनर्जी कम लग रही है तो बढ़िया से रिएक्ट कर लेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। लोअर एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करवा देता है कुल मिला के। ठीक है, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ आप बखूबी जानते हो, इधर ये डायरेक्शन है रिएक्शन की। ठीक है, इधर मैं एनर्जी ले रहा हूं, तो एनर्जी में ग्राफ आप बखूबी जानते हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी ई ए विदाउट विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है कौन सा पाथ आपका, ई ए डैश, ये है विद कैटलिस्ट और ये है विदाउट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके और फीचर्स की। देखो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट, इट रिक्वायर्ड इन दी स्मॉल अमाउंट, थोड़े बहुत अमाउंट की जरूरत होती है, काम कर देंगे, इनिशिएशन चाहिए बस। इट नेवर स्टार्ट ए रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट नहीं करते, बस जगह प्रोवाइड करवाते हैं, आपस में कोलिजन कर ले, ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना पड़े, लोअर पाथ से चले जाए। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी कैटलिस्ट ले लो। जैसे अभी बात करें अपन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसका जो काम है ना वो वही करेगा। आप बोलो कि नहीं इसको मैं दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा भाई, सबके फिक्स होते हैं। आप बोलो जाइमेज एंजाइम को मैं दूसरी शुगर के साथ रिएक्ट करवा लेता हूं, नहीं करेगा भाई, वो सिर्फ एक्सो शुगर के साथ ही करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ नहीं करेगा दूसरे के साथ। इसलिए फिक्स होते हैं ये, इनकी साइट स्पेसिफिक होती है, मॉडिफाई की होती है कि आपका वर्क यही है। द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट वेरी वेरी स्पेसिफिक, द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, टाइम को वो कम कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम पहले आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की। चेंज सिर्फ टेम्परेचर से होती है, ध्यान रखना, किसी से नहीं होती। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, बाकी पे करता ही नहीं है। एक ही चीज से चेंज हो सकता है वो। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखना। बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश इन शॉर्टर टाइम। हाँ बिल्कुल, शॉर्टर टाइम में कर सकता है। और कारण क्या है, कारण ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाएगा, तो ओवरऑल तो बराबर ही रहना है। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर मैं इसका ग्राफ आपको समझाऊं तो ग्राफ से आप बिल्कुल देख सकते हो। इधर मैंने टाइम लिया है, इधर मैंने कंसंट्रेशन ली है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपको पता है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, याद रखना। ठीक है ना, बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि कंसंट्रेशन हो सकता है बराबर हो गई होगी इक्विलिब्रियम पे, ये वाला केस ले लेता हूं मैं, हो सकती है बराबर, नहीं भी हो सकती है। इस पॉइंट पे जहां इक्विलिब्रियम आया है, इस जगह पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर थी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये था विदाउट कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये शॉर्टर टाइम में हो जाएगा। अभी तो यहां हो रहा है कोई टी टाइम पे, जैसे ही आप डाल देते हो तो इक्विलिब्रियम अब यहां कहीं हो जाएगा। तो देखो इक्विलिब्रियम इस टाइम पे हो गया, ये T1 ले लो, ये T2 ले लो। ठीक है, कंसंट्रेशन पहले भी यही थी, अभी भी यही है, कोई चेंज हुआ है क्या, है नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा भाई, नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टाइम पहले आ सकता है कि हाँ इक्विलिब्रियम आप पहले अटेन करवा सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फ्री एनर्जी चेंज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब के ही चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा जी की कैसी चेंज होने की हिम्मत नहीं होगा चेंज, क्योंकि डायरेक्ट डिपेंड करता है उस पर। ठीक है,
The efficiency of a catalyst is maximum at certain temperature pH. देखो हर एक कैटलिस्ट का काम करने का पीएच फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है, उस पीएच और उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है, सुलभ जिसको आप बोल सकते हो, मतलब इसी पे बढ़िया काम करेगा। आई बात समझ में? तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हेडिंग डाल लीजिए आप, कैटालाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग है कैटालाइसिस। देखो कैटलिस्ट की तो अपन ने देख ली, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट क्या कहलाती है, कैटालाइसिस। किस तरीके से काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालाइसिस। कैटालाइसिस दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। कैटालाइसिस दो प्रकार का है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस नाम से स्पष्ट है, होमोजीनियस का मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या हो, सेम स्टेट में, सबस्ट्रेट या मैं बोलूं रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर फाउंड इन सेम स्टेट। ठीक है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट वो सेम स्टेट में फाउंड होंगे। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एंजाइम कैटालाइसिस और आयोनिक रिएक्शन या काइनेटिक कैटालाइसिस, या अपन बोल सकते हैं उसको साल्ट, काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, जो अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यानी एसिड बेस रिएक्शन आप उसको बोल सकते हो, यानी आयोनिक टाइप की रिएक्शन, सेम मीडियम में होती है, लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर होती है वो। तो अपन लिख सकते हैं एग्जांपल में एंजाइम कैटालाइसिस, एग्जांपल लिख सकते हैं एसिड बेस कैटालाइसिस। ये दोनों के दोनों आपके आरपीएससी के सिलेबस में एज इट इज ऐसे कैसे मेंशन कर रखे हैं, इसको मेंशन कर रखा है काइनेटिक साल्ट इफेक्ट के नाम से, आयोनिक रिएक्शन में ही होता है वो। आई बात समझ में? ये दोनों मेंशन कर रखा है, यही से दबा के क्वेश्चन पूछता है वो, खूब बढ़िया सारे क्वेश्चन पूछे। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, एक लिक्विड में तो दूसरा सॉलिड में होगा, सिंपल सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन कौन सी होगी, N2 प्लस H2, अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन V2O5 की उपस्थिति में, सॉलिड होता है, ये गैसियस होते हैं, डिफरेंट फेज आ गई। या आप बोल सकते हो वेजिटेबल जो ऑयल की रिएक्शन है, या आप बोल सकते हो अल्कीन पे एडिशन की रिएक्शन, निकल पीडीपीटी की प्रेजेंस में, जो वेजिटेबल ऑयल या डालडा बनाने के काम में आती है, वो रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी अल्कीन पे आप H2 का एडिशन करते हो किसकी प्रेजेंस में, NiPDPT की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है CH2CH2H, जिसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, या अपन उसको सॉरी वेजिटेबल घी बोलते हैं उसको, वनस्पति घी जो आता है वेजिटेबल ऑयल से बनता है वो। ठीक है, जिसको आप मार्केट में डालडा के नाम से जानते हो। वो जो रिएक्शन होती है इसमें, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, तो जो कैटालाइसिस में है वो किस में आ रहा है, सॉलिड में, डिफरेंट उसमें आ गया फिजिक्स में। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम कैटालाइसिस की। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंजाइम कैटालाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, देखो पहली चीज, एंजाइम कैटालाइसिस इज ए होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस कैटालाइसिस है। और एंजाइम क्या होते हैं, हायर मोलिकुलर मास के क्या होते हैं, प्रोटीन। ये चीज ध्यान रखना, एंजाइम आर हायर मोलिकुलर वेट प्रोटीन। ठीक है, दूसरी बात करें, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, यानी एंजाइम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंजाइम पे जिस जगह बाइंड होता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर बाउंड विद या हाँ आर बाउंड विद एंजाइम मॉलिक्यूल ऑन एक्टिव साइट। जिस जगह बाइंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट पे वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। आई बात समझ में। एंजाइम कैटालाइसिस की जो मैकेनिज्म है वो दो तरीके की है, और दो तरीके की कौन कौन सी है, एक तो है वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट, एक है वन एंजाइम टू सबस्ट्रेट, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो अगर मैं बात करूं एंजाइम कैटालाइसिस, एंजाइम जो कैटालाइसिस है उसके लिए जो थ्योरीज है वो निम्न प्रकार से हैं, जो जिसके फिजिकल बैकग्राउंड से, जिसका स्पेशलाइजेशन उसने पढ़ा होगा, या बायोफिजिकल में भी आती है चीजें। देखो एंजाइम कैटालाइसिस में वन एंजाइम वन सब्सटेंस, वन एंजाइम टू सब्सटेंस। ठीक है, नाम ध्यान रख लेना बस, वन एंजाइम वन सब्सटेंस को तो पढ़ना ही है अपन को। इसको बोलते हैं माइकेलिस मेंटेन मैकेनिज्म, या इसी को बोलते हैं एम मैकेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे हैं। लाइन वीवर बर्क प्लॉट्स हैं, इसी का बनता है हर टाइप के क्वेश्चन, टर्नओवर नंबर, कैटालाइटिक एफिशिएंसी, सबसे क्वेश्चन पूछे दबा के। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वन एंजाइम टू सबस्ट्रेट या टू सब्सटेंस। इसके लिए बाई बाई थ्योरी और दूसरी है पिंग पोंग थ्योरी। ठीक है, ये दो थ्योरियां काम में ली जाती है, किसके लिए, वन एंजाइम टू सब्सटेंस के लिए। आई बात समझ में, वन एंजाइम वन सब्सटेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन पूरा एंजाइम कैटालाइसिस, यानी मैं सारा का सारा सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, और मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए इसकी पीवाईक्यू वाली सीरीज, पीवाईक्यू डाल देंगे इसके। उसके बाद अपन पॉसिबिलिटी है मेरी स्टार्ट करने की थर्मोडायनेमिक्स। मैं वो टॉपिक ज्यादा यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होती है। देखो स्टूडेंट के कई प्रकार की भ्रांतियां रहती है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, समा हुआ रहता है। बायो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है। देखो मैं भी बायो बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। तो पहले मेरा यही काम है कि फिजिकल केमिस्ट्री को अपन पूरी को बाइंड अप कर लें। अब मेरे को भी टाइम बहुत कम मिलता है, एग्जाम वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो ड्यूटियों वगैरह के चक्कर में आपको पता है 6 दिन हो गए वीडियो नहीं बना। तो ये दिक्कतें थोड़े टाइम के लिए हैं, फिर मैं कंटिन्यूअसली डेली का डेली वीडियो डालता जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपन स्टार्ट करेंगे माइकेलिस मेंटेन मैकेनिज्म से। ठीक है, तब तक के लिए आप इनका अच्छे से रिवीजन करिए।